हेलो, कैसे हैं आप लोग। अभी रात को 2 बजा हुआ है। मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है और मैं आज छत के ऊपर पहली बार ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, और मैं ये बात आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। आईसीएसई बोर्ड का ये टॉपिक है और ये जो बुक मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ ये गुड लक पब्लिकेशन का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पब्लिकेशंस यहाँ पे चलते हैं। डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशन को लेते हैं और लगभग तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो हर जगह सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चीज़ मिसिंग होता है कुछ बुक्स में। डिफरेंट स्कूल जबकि डिफरेंट बुक्स को फॉलो अप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जो बुक को अभी फॉलो कर रहा हूँ वो गुड लक पब्लिकेशन के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं। ओके, तो ये जो पहला चैप्टर है ये चैप्टर क्या है ना, द मॉडर्न वर्ल्ड ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ओके, ये चैप्टर है। अच्छा, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जब 14th सेंचुरी था, 14th सेंचुरी को डार्क एजेस कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है, इस बात को कुछ हिस्टोरियंस मानते भी नहीं हैं, लेकिन जो मॉडर्न एज है ये 15th सेंचुरी से शुरुआत हुआ और ये मॉडर्न एज सबसे पहले यूरोप में होना शुरू किया। ओके, यूरोप में चेंजेस आने लगा, चेंजेस इन ऑल डायरेक्शंस। दैट्स मीन्स क्या है, चेंजेस इन ऑल डायरेक्शन मतलब सोशल चेंजेस हुआ, रिलीजियस चेंजेस हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हुआ। पूरा सोसाइटी ही बदलकर उस समय पर नया सोसाइटी बन रहा था। रिलीजियस व्यू में बदलाव आ रहा था, पॉलिटिकली वर्ल्ड भी बदल रहा था। ओके, और ये जो 3 चेंजेस, जैसे मैंने आपको कहा, सोशल चेंज हुआ, रिलीजियस चेंज हुआ एंड पॉलिटिकल चेंज हुआ, ये चेंज 3 मूवमेंट के कारण हुआ था। ये थ्री मूवमेंट्स को उस समय का ग्रेट मूवमेंट्स भी कहते हैं। ओके, क्या क्या ये मूवमेंट्स था। पहला मूवमेंट था मूवमेंट ऑफ रेनेसांस, दूसरा था मूवमेंट ऑफ रिफॉर्मेशन और तीसरा था मूवमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। मैं और एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। 15th सेंचुरी का शुरुआत में जो मूवमेंट हुआ था ये 3 मूवमेंट हुआ था। ये 3 मूवमेंट का नाम था, एक रेनेसांस, दूसरा रिफॉर्मेशन, तीसरा था रिवॉल्यूशन। यस और नॉट। ओके, अभी देखते हैं रेनेसांस। रेनेसांस के बारे में मैंने आपको बताया, रेनेसांस होता क्या चीज़ है ना, इट इज़ ए रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग। इसको हम कहते हैं रेनेसांस। मतलब उस समय में जो हम लोग का आर्ट था उसमें भी चेंज आया। रीबर्थ का मतलब आप समझ रहे हैं कि पुनर्जन्म होना, मतलब और एक बार उसमें से चेंजेस आ जाना, बहुत बड़ा चेंजेस आ जाना। रिवाइवल ऑफ आर्ट, लिटरेचर, जैसे कि हम लोग को सबको पता है लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी, तो उस समय पर लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। एंड जो लर्निंग प्रोसीड्योर था, जो ट्रेडिशनल जो प्रोसीड्योर था लर्निंग का, वो भी धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू हुआ और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेनेसांस। अभी आते हैं किस में, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है ए रिवोल्ट एग्नेस्ट द रोमन चर्च, द रिवोल्ट एग्नेस्ट द रोमन चर्च एंड देयर ऑथोरिटी। क्या बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कहा। ये जो रिफॉर्मेशन था, ये रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उस समय में जो चर्च को सुपर पावर माना जाता था तो उनके अगेंस्ट चेंज आना शुरू कर दिए। लोग उनके पावर को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इस चीज़ को हम कहने लगे रिफॉर्मेशन और रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ होता है, एक होता है रिवॉल्यूशन और एक होता है इवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज और इवोल्यूशन
वो धीरे 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 चेंजेस होता रहता है। जैसे ह्यूमन बींग्स इज़ द इवोल्यूशन, क्योंकि ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट नहीं आया, बहुत करोड़ करोड़ साल पहले हम लोग धीरे 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 चेंज होकर ह्यूमन बींग में पहुँचे, और 1000 साल या 1 लाख साल बाद हम लोग का जो स्ट्रक्चर है ये रहेगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। चलिए हम साइंस में नहीं जाएंगे, हम अपने हिस्ट्री में फिर लौट आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हमको लोग को समझ में आया। फिर हम आते हैं रिवोल्यूशन। हाँ, रिवोल्यूशन का मतलब यही होता है, जो उस समय का मिडिल क्लास फैमिली थे, वो जो टोटल कंट्रोल था किंग का, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उनको पावर को वो लिमिट करना चाहते थे, और इसी को हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ओके, ये 3 चीज़ वहाँ पर हुआ। और ये जो रिवोल्यूशन हुआ, ये पहले सबसे पहले इटली में शुरुआत हुआ। अभी सवाल उठता है क्यों? ओके, ये इटली में क्यों शुरुआत हुआ? ये इटली में होने का मूल कारण यही है, क्योंकि इटली का जो पोप का हेडक्वार्टर्स था वो इटली में था, इसीलिए। और ये बहुत ज़्यादा क्लासिकल लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए मदद किया था, और इसीलिए इटली सबसे पहले इसी के अंदर आया था। ओके, अच्छा, अभी हम ये देखेंगे, ये जितना सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस समय में 1500 शताब्दी का जो बात बता रहा हूँ, ये सबका सोर्स क्या है, इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमको कैसे पता चलता है? देखिए, ये 1500 का जो बात है, ये जो उस समय का हिस्ट्री है, ये 2 चीज़ से पता चलता है। एक तो प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है हम लोग का सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्सेस क्या है? प्राइमरी सोर्सेस से जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गया, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया, और लिटरेरी वर्क्स हो गया, वर्क ऑफ आर्ट हो गया, ये सारा चीज़ से हम लोग को पता चलता है, जिसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। और जो सेकेंडरी सोर्स, रिव्यू हो गया, बुक्स हो गए, और रिपोर्ट हो गए, आर्टिकल हो गए, ये सारा चीज़ से उस समय का सोर्स के बारे में पता चलता है। ओके, सो ओवरऑल हम जो अभी जो क्लास पढ़े, इसमें हम क्या पढ़े ना, 15th सेंचुरी के बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ यूरोप में। यहाँ पे 3 मूवमेंट काम कर रहा था। पहला मूवमेंट था रिनाइसेंस, दूसरा था रिफॉर्मेशन, तीसरा था रिवोल्यूशन। और ये सारा चीज़ के बारे में हमको 2 सोर्स से पता चलता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी सोर्सेस होता है। यस और नॉट। और ये जो रिनाइसेंस था वो इटली में सबसे पहले शुरू हुआ था। इटली में शुरू होने का इसका मूल कारण वही था कि हाँ, वहाँ का जो पोप का हेडक्वार्टर्स वहीं पर था। ओके, मैं समझता हूँ ये वीडियो के माध्यम से ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। थैंक यू।